तो इससे पहले बेटा हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप वाइज। ध्यान देना, अगर हम ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा एलिमेंट हमारे पास आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ध्यान देना, तो ऑलरेडी आपने फैक्टर्स ऑन विच आयोनाइजेशन एंथैल्पी में देखा होगा कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी और साइज के बीच में कौन सा रिलेशन होती है? इनवर्स, यानी जिसका साइज कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा, और जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। ध्यान दें, अगर हम साइज का ऑर्डर देखेंगे, साइज तो सबसे कम एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप हमारे पास है ना, तो सबसे ज्यादा साइज किसके पास है? लिथियम, सीजियम के बाद। तो लिथियम के पास सबसे कम होगा, लिथियम इज लेस देन, सोडियम इज लेस देन, पोटेशियम इज लेस देन, रुबीडियम इज लेस देन सीजियम। तो सीजियम के पास सबसे ज्यादा साइज होगा और लिथियम के पास सबसे कम। जिसके पास कम साइज होगा ना उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा। तो IE1 का ऑर्डर क्या होगा? IE1, तो IE1 का ऑर्डर क्या होगा? लिथियम इज ग्रेटर देन, सोडियम इज ग्रेटर देन, पोटेशियम इज ग्रेटर देन, रुबीडियम इज ग्रेटर देन सीजियम। ध्यान देना, तो अगर आप देखोगे ना कोई भी एलिमेंट अगर इनमें से आप ले लोगे तो साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स, जिसका साइज कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा, और जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। ध्यान देना, अगर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम के लिए अगर हम देख लेंगे ना IE1 का वैल्यू होता है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। और अगर आप देखोगे सोडियम के लिए IE2 का वैल्यू सोडियम के लिए इट इज इक्वल टू 47.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। यानी अगर आप देखोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 4.3 एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 47.3। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू कम है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा है। यानी एज इफ ऐसे लग रहा है जैसे जंप हुआ 4 से सीधे ही 47.3। क्यों? तो इससे एक चीज तो क्लियर होता है ना, जो ये सोडियम हमारे पास है, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा इजीली लूज कर सकता है? एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। यानी सोडियम के लिए अगर आप देखोगे, सोडियम के लिए इजी होगा, अगर हमारे पास सोडियम होगा ना, सोडियम के लिए इजी होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट? सोडियम पॉजिटिव। अगर हम सोडियम पॉजिटिव से सोडियम 2 पॉजिटिव बनाएंगे इट इज डिफिकल्ट, ये वाला डिफिकल्ट है। यानी ये वाला इजीली नहीं बन सकता है, सोडियम से डायरेक्ट इजीली बन सकता है क्या? सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में क्या है? जंप, 4 से लेकर सीधे ही 47.3। तो इसका यह मतलब हुआ कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी सोडियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी सडन जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सडन जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी यूज्ड to find the number of valence electrons, can be used to find the number of valence electrons। जैसे सोडियम के लिए अगर आप देखोगे, सोडियम के लिए आपने देखा सोडियम फॉर्म सोडियम पॉजिटिव, जब इसे सोडियम पॉजिटिव बनाया ना तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम के पास देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सोडियम के पास? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1। सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान देना, अब जब भी आपके पास जंप होगा ना आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में, उस जंप से आपको यह पता चलेगा कि हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर। ध्यान दें, द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज
the successive ionization enthalpies for an element X are सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बेटा देखे IE1 का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 182 किलो जूल पर मोल। नंबर सेकंड IE2 का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 250 किलो जूल पर मोल। IE3 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 312 किलो जूल पर मोल। और IE4 का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 4526 किलो जूल पर मोल। तो आपको यह बताता है कैलकुलेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपको यह बताना होगा कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा वहां पर प्रेजेंट होंगे। ध्यान दें, IE1 का वैल्यू भी देखें, IE2 का वैल्यू भी देखें, IE3 का वैल्यू भी देखें और IE4 का वैल्यू भी देखें। IE1 का वैल्यू है 182, IE2 का वैल्यू है 250 यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा, IE3 का वैल्यू उससे भी थोड़ा सा ज्यादा, IE4 का वैल्यू 4526 यानी IE4 का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हुआ पहला इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर सकता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी वो लूज कर सकता है और फोर्थ इलेक्ट्रॉन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट कर सकता है किसमें बेटा, बॉन्डिंग में। यानी जब भी आपको बेटा जंप होगा ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पीज में, जंप कितने के बाद है, 3 के बाद। तो इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। अगर 2 के बाद जंप होगा तो उसका मतलब हुआ कि 2 ही वहां पर क्या होंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रुप सेकंड, ग्रुप सेकंड ध्यान देना। ग्रुप सेकंड में कौन कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। रेडियम की बात छोड़िए, वो तो रेडियो एक्टिव है। तो पहले हम सिंपली देखेंगे साइज का ऑर्डर क्या होगा। साइज का ऑर्डर हमारे पास क्या, एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप ऐसे तो मैंने लिखा लेफ्ट टू राइट, लेकिन है तो ये डाउन द ग्रुप। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो IE1 का ऑर्डर क्या होगा, IE1 इट इज बेरिलियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम इज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम। ये हमारे पास, यानी ग्रुप सेकंड में बेरिलियम के पास सबसे ज्यादा, क्योंकि साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में कौन सा रिलेशन होती है, इनवर्स और रिलेशन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ग्रुप 13, दैट इज बोरॉन फैमिली। ग्रुप 30 दैट इज बोरॉन फैमिली। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ध्यान देना। साइज का ऑर्डर अगर आपको पता होगा ना, साइज इज बोरॉन, फिर उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद इंडियम और लास्ट पे थैलियम। ये वाला साइज का ऑर्डर है। गैलियम में आपने लिखा होगा वहां पर कंट्रैक्शन इन साइज ऑकर्स ड्यू टू पुअर शेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, IE1 का ऑर्डर क्या होगा, IE1 का ऑर्डर होगा बोरॉन ग्रेटर देन गैलियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम ग्रेटर देन इंडियम एंड ग्रेटर देन थैलियम। ये वाला ऑर्डर होना चाहिए तो यही ऑर्डर, लेकिन ये रॉन्ग ऑर्डर है। जो थैलियम होता है, थैलियम बेटा इस पॉइंट इसकी सबसे कम नहीं होती है, थैलियम की पोजीशन ये होती है बेटा। यानी जो करेक्ट ऑर्डर है बेटा IE1 का वो है बोरॉन इज ग्रेटर देन थैलियम इज ग्रेटर देन गैलियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन इंडियम। तो
अगर आप देखोगे ना, प्रॉब्लम बेटा किसके साथ है? थेलियम के पास, थेलियम के साथ प्रॉब्लम है, यानी थेलियम की ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो आप एक्सपेक्ट करते थे थेलियम की सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन थेलियम की तो ज्यादा है। यानी मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहां पर बेटा, व्हाई थेलियम हैज हायर IE1, यानी थेलियम के पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा है? ध्यान दें, थेलियम का अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर है 81, तो अगर आप देखोगे जीनॉन 54, 4f14, 5d10, 6s2, 6p1, ये थेलियम के पास होता है। और ये होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? एटॉमिक नंबर है ना थेलियम का 81, यानी द न्यूक्लियस कंटेन्स हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 81 प्रोटॉन्स। अब जब न्यूक्लियस के पास 81 प्रोटॉन्स है, यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? F और D। D और F की क्या होती है? पुअर शील्डिंग। जब D और F की पुअर शील्डिंग होती है ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F एंड D इलेक्ट्रॉन्स, the outermost electrons experience greater attraction। outermost electrons पे attraction क्या होगी? ज्यादा। इसीलिए, क्योंकि अगर आपको IE1 डिफाइन करना होगा, आपको बेटा ये 6p वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। लेकिन यहां पर कौन से? वही हुआ ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। और वो किस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर लोगे? 6p वाले इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर लोगे। तो अगर आप थेलियम में देखोगे ना, थेलियम में क्या होता है? थेलियम में बेटा F होता है और D होता है, जिनका शील्डिंग पावर क्या होता है? पुअर शील्डिंग। जब इनकी पुअर शील्डिंग होती है ना, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव कर लेना बेटा क्या होता है? डिफिकल्ट है। यानी ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ D and F electrons, the outermost electrons experience greater attraction। Therefore thelium has higher IE1। थेलियम के पास क्या होती है? ज्यादा होती है कौन सी एनर्जी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये किसके लिए आपने देखा बेटा? थेलियम के लिए। तो अगर उसके बाद हम देख लेंगे, नेक्स्ट है बेटा ग्रुप 14। ग्रुप 14, ग्रुप 14 में बेटा कौन कौन सा एलिमेंट? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, यही है ना। तो पहले अगर हम देख लेंगे साइज का ऑर्डर क्या होगा? साइज में अगर आप देख लोगे, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। यानी लेड के पास सबसे ज्यादा क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, साइज। और कार्बन का साइज क्या होता है? कम होता है। तो IE1 का ऑर्डर क्या होगा? IE1 का ऑर्डर होना चाहिए कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, ग्रेटर देन जर्मेनियम, ग्रेटर देन टिन, ग्रेटर देन लेड। लेकिन ये बेटा कौन सा ऑर्डर है? रॉन्ग ऑर्डर हमारे पास। जो लेड होता है ना, लेड की पोजीशन ये होती है। यानी करेक्ट ऑर्डर अगर आप देखोगे IE1 का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, इज ग्रेटर देन लेड, इज ग्रेटर देन टिन। अब इसमें बेटा एक जगह प्रॉब्लम है। किस जगह बेटा? लेड। यानी लेड की क्यों ज्यादा है? किससे? टिन से। यानी आप क्वेश्चन लिख लेना, व्हाई लेड हैज हायर IE1। क्यों लेड की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है? ध्यान देना,
लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 82। तो 82 का मतलब हुआ जीनॉन 4f14, 5d10, 6s2, 6p। और यहां पर बेटा न्यूक्लियस होता है, उसके पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 82 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस होता है 82 प्रोटॉन्स। तो सेम इज द केस, अगर आपको लेड के लिए IE1 होना चाहिए ना, तो आपको बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? 6p वाला इलेक्ट्रॉन। तो पुअर शील्डिंग ऑफ F और D की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगी? अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब इनके पास अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो लेड के लिए IE1 का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। किससे बेटा? एज कंपेयर टू दैट ऑफ के। ये किस ग्रुप के लिए आपने देखा बेटा? ग्रुप 14 के लिए। नेक्स्ट जो है बेटा दैट इज ग्रुप 50। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। तो साइज का ऑर्डर अगर आप देखोगे, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो बिस्मथ के पास सबसे ज्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा? इनवर्स। यानी IE1 का ऑर्डर होगा नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन आर्सेनिक इज ग्रेटर देन एंटीमोनी इज ग्रेटर देन बिस्मथ। यही होगा। ग्रुप 60 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला ऑर्डर होगा, यानी पोलोनियम सल्फर का ज्यादा होगा किससे? ऑक्सीजन से। सेलेनियम का ज्यादा होगा किससे? सल्फर से। टेलुरियम का ज्यादा होगा किससे? सेलेनियम से। एंड पोलोनियम का ज्यादा होगा किससे? टेलुरियम से। यानी पोलोनियम का सबसे ज्यादा साइज होगा और ऑक्सीजन का सबसे कम साइज। जब इसका कम साइज होगा ना, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा। यानी IE1 का ऑर्डर अगर आप देखोगे, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम इज ग्रेटर देन टेलुरियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम। ये वाला साइज का ऑर्डर होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। साइज का ऑर्डर क्या होगा? इसका इनवर्स। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा साइज किसके पास होगा? एस्टेटिन के पास। और सबसे कम साइज किसके पास होगा? फ्लोरीन के पास। जिसके पास कम साइज उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, जिसके पास ज्यादा साइज उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो IE1 का ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन इज ग्रेटर देन एस्टेटिन। ये वाला ऑर्डर होगा। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ग्रुप 18। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अगर आप देखोगे ना, दीज आर कंप्लीट, इनके पास कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं। जब इनके पास कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते ना, दे हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर आप साइज का ऑर्डर देखोगे, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस। तो रेडॉन के पास सबसे ज्यादा साइज और हीलियम के पास सबसे कम साइज। जब इसके पास कम साइज होगा ना, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो IE1 का ऑर्डर अगर आप देखोगे, हीलियम इज ग्रेटर देन नियॉन इज ग्रेटर देन आर्गॉन इज ग्रेटर देन क्रिप्टॉन इज ग्रेटर देन जीनॉन इज ग्रेटर देन रेडॉन। ये वाला होगा। तो अगर आप देखोगे ना किसी भी वैसा, तो जब भी आपके पास होगा ना साइज का ऑर्डर, हीलियम के पास सबसे कम साइज तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, रेडॉन के पास सबसे ज्यादा साइज, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। तो दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप वाइज। अब जो नेक्स्ट है ना दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड वाइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी period wise.
ध्यान देना, अगर आप पीरियड फर्स्ट की बात कर लेंगे, पीरियड फर्स्ट में कौन कौन सा एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2। तो अगर आप देख लोगे हीलियम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और जो हाफ फिल्ड होते हैं, दे रिक्वायर्स मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी हीलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, किससे, हाइड्रोजन से। पीरियड सेकंड कौन कौन सा एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ध्यान देना, अगर आप देखोगे एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जैसे हमने बेटा स्लेटर्स रूल में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। लेकिन एक जगह देख लेना, लिथियम जो होता है ना, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s1, बेरिलियम की क्या होती है 2s2, और बोरान की क्या होती है 2s2 2p1, कार्बन की क्या होती है 2s2 2p2, नाइट्रोजन की क्या होती है 2s2 2p3, ऑक्सीजन की क्या होती है 2s2 2p4, फ्लोरीन की क्या होती है 2s2 2p5, और नियॉन की क्या होते हैं 2s2 2p6। ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दें। तो अगर आप देख लोगे ना, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जितना जेड इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा होगा ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। यही हमने देख लिया था ना। लेकिन जब आप देखते हो बेरिलियम, जब आप देखते हो लेफ्ट टू राइट, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, देयरफॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, लेकिन इन दोनों में क्रॉस होता है। यानी बेरिलियम अगर आप देखोगे ना, नॉर्मल ऑर्डर आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे कम लिथियम के पास, सबसे ज्यादा नियॉन, फिर लिथियम के बाद कौन सा आना चाहिए, बेरिलियम, लेकिन आता कौन सा है, बोरान, और यहां पर क्रॉस होता है। यानी अगर आप देखोगे IE1 का ऑर्डर लिथियम, फिर उसके बाद बोरान, फिर उसके बाद बेरिलियम, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा नियॉन। यानी ये वाला ऑर्डर है बेटा। अब इसमें बेटा आपने दो जगह प्रॉब्लम देख ली, एक तो ये वाला जिसको मैंने एनसर्कल किया, और ये वाला। यानी बेरिलियम और बोरान में बेरिलियम की ज्यादा है किससे, बोरान से, होनी चाहिए ज्यादा किसकी, बोरान की, लेकिन होती किसकी है, बेरिलियम। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में बेटा ज्यादा किसकी होते हैं, नाइट्रोजन के पास ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। पहले हम बेटा बेरिलियम और बोरान का देखेंगे, ध्यान देना। IE1 का मतलब हुआ पहला इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है। बोरान का अगर आप देखोगे ना, एटॉमिक नंबर कितना है, बोरान का एटॉमिक नंबर है 5, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 4। बेरिलियम नोट करके लिख लेना बेटा वहां पर, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। जब उसका एटॉमिक नंबर 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2। और बोरान के लिए अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर कितना है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p1। तो बोरान में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन हमें रिमूव करना है, तो वो 2p इसमें से निकलेगा। लेकिन जो बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम के पास क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड। इसके लिए क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड। जब कंप्लीटली फिल्ड बेरिलियम के पास होता है, तो उसका मतलब हुआ कि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम रिक्वायर्स मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन, रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरान, क्योंकि बेरिलियम क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 1s2 2s2 2p3, यही होता है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है,
ऑक्सीजन के पास क्या होता है 8, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p4 2p3 का मतलब हुआ कि ये हाफ फिलड है। जो हाफ फिलड होता है, हाफ फिलड रिक्वायर्स मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज व्हाई नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। क्वेश्चन आप लिख लेना वहां पर। Which has higher IE1? Which has higher IE1? क्लोरीन और एर्गॉन। क्लोरीन के पास ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि एर्गॉन के पास ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। Which has higher IE1? क्लोरीन और एर्गॉन। ध्यान देना, सॉल्यूशन में अगर हम देख लेंगे, जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एर्गॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो एर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन जब हम बोल देंगे तो एर्गॉन के पास इट इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। जब एर्गॉन के पास कंप्लीटली फिल्ड होता है तो इसका मतलब हुआ कि एर्गॉन रिक्वायर्स मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैन क्लोरीन। एर्गॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है किससे, क्लोरीन से। अब ध्यान देना, नोट करके लिख लेना, किसी भी पीरियड में अगर हम देखेंगे, इन ए पीरियड noble gases have highest IE1। नोबल गैसेस के पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है किसी भी पीरियड में अगर हम देख लेंगे। एंड alkali metals have lowest IE1। alkali metals के पास लोवेस्ट क्या होता है IE1, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड नेक्स्ट बेटा, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, यानी जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या, आयोनाइजेशन नोबल गैसेस के पास सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा कम। अल्कली मेटल्स के पास सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा। तो पहले ही हमने बेटा, पहले जब स्टार्ट किया था ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी एक टर्म हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान देना, नोट करके लिख लेना। अब डिफरेंस क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बीच में। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एट 0 केल्विन। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कहां पर डिफाइन करते हैं 0 केल्विन, बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिफाइंड एट एनी टेम्परेचर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम बेटा किसी भी टेम्परेचर पे बेटा डिफाइन कर सकते हैं। 0 केल्विन पे हम किसको डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम डिफाइन कर सकते हैं बेटा किसी भी टेम्परेचर पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस
5/2 RT, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में बेटा ये रेशा। अगर टेम्परेचर बेटा 0 केल्विन के बराबर कर देंगे देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही चीज होता है, वरना इनके बीच में बेटा ये वाले रिलेशन। अब क्या है कि अब जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, चाहे उसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिख के होगा या आयोनाइजेशन एनर्जी लिख के होगा, वो एक ही चीज होता है। हाँ, इतना आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इससे बेटा जो थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।